था कि इंडिया और यूएई के दरमियान जो भी ट्रेड होगी वो टैक्स फ्री होगी। लिहाजा इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अब इंडिया यूएई से 1,40,000 किलो सोना खरीदने जा रहा है, वो भी विदाउट टैक्स। जो ताल्लुकात पाकिस्तान और यूएई के दरमियान कायम होने चाहिए थे एज अ मुस्लिम कंट्री, वो इंडिया और यूएई के दरमियान कायम हो चुके हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? अली मुराद। अली मुराद, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मैं जर्नलिज्म ही कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, आपको पता होगा कि इंडिया और यूएई के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो दिन ब दिन बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं, और इंडिया के और यूएई के दरमियान कुछ अर्सा पहले एक जो है डील साइन हुई थी कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो भी ट्रेड होगी उसमें ये दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर टैक्स लागू नहीं करेंगे। अब इंडिया जो है वो यूएई से 1,40,000 किलो सोना लेने जा रहा है विदाउट एनी टैक्स। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, कहना बस ये है कि इतना कोई ज़्यादा शॉकिंग चीज़ तो नहीं है ये, क्योंकि अगर तो आप कंपैरिजन में चले जाएं तो इंडिया की जो करेंसी है वो रिसेंटली जो है वो इंटरनेशनल करेंसी भी जो है इसको डिक्लेयर किया गया है। सो इतना शॉकिंग नहीं है, क्योंकि तरजीहात का थोड़ा सा फ़र्क है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारे यहाँ पे तरजीहात कुछ और हैं, और इंडिया की तरजीह ये है कि वो अपने जो मुल्क को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि ये इतनी कुछ ज़्यादा मेरे नज़दीक कुछ बड़ी बात है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जैसे उस कंट्री की तरजीह अपने मुल्क को आगे लेके जाने की है, सो इस तरह की मज़ीद चीज़ें जो वो आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि वो मज़ीद करेंगे। अच्छा, हमने ना कुछ दिन पहले ये खबर सुनी और इस पर हमने काम भी किया, वीडियो भी हमने रिकॉर्ड की कि इंडिया और यूएई के दरमियान जो है ऑयल डील हुई है। जैसे आपने बात की इंडिया की करेंसी की, और इंडिया ने यूएई को जो पेमेंट की थी वो इंडियन करेंसी के अंदर की थी। जी बिल्कुल। सिर्फ यूं ही नहीं, और भी तकरीबन 16 से 17 ममालिक ऐसे हैं कि जिनके साथ इंडिया के जो ट्रेड चलते हैं, और इस साल से जो है वो ट्रेड पहले डॉलर्स में वो करते थे, लेकिन आफ्टर दैट के जब उनकी अपनी करेंसी जो है वो इंटरनेशनल डिक्लेयर हुई है, सो उनकी अब जितनी भी ट्रेड है वो तो उनकी अपनी करेंसी में हो रही है। सो इसका जो है वो बेनिफिट उनको बहुत ज़्यादा है, और आई होप के हम भी इस तरफ थोड़ा सा तवज्जो दें कि हम अपनी चलें करेंसी को फिल फॉर तो इंटरनेशनल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मुआशी हालात को कुछ बेहतर कर लें, ताकि और कुछ ना हो तो हमारी आवाम को तो फ़ायदा हो। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जो ताल्लुकात इंडिया और यूएई के दरमियान बिल्ड हो रहे हैं, जिनके दरमियान फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, ये हमारे साथ होना चाहिए था एज अ मुस्लिम कंट्रीज? ये अपॉर्चुनिटीज़ हमें ज़्यादा मिलनी चाहिए थी? मेरे नज़दीक जितनी जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, सिर्फ हमारे पास यही कहने को बच गया कि हम मुसलमान हैं। मे भी हम वो काम करते भी कि नहीं जो मुसलमानों की प्रायोरिटी होनी चाहिए, बट अगर इससे पहले भी देखा जाए तो ये सिर्फ कुछ चीज़ें हाईलाइट होती हैं। इससे पहले भी इंडिया के जो ताल्लुकात है यूएई के साथ वो बड़े बेहतर गए हैं। हमने देखा है कि रिसेंटली भी हमने देखा है कि कुछ कॉन्सर्ट्स वगैरह जो है वो इंडिया की जानिब से वहाँ पे करवाए गए हैं। सलमान खान हो या दूसरे उनके जो सेलिब्रिटीज़ हैं वहाँ पे जाके परफॉर्म करके हैं। सो इसमें मजीद चीज़ें जो है वो आने वाले वक्त में देखी जा रही हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो है वो पिछले दिनों खुद गए हैं यूएई के दौरे पर, तो आधी रात को रात के 2 बजे यूएई के प्रिंस ने उन्हें खुद बड़ा वार्म वेलकम किया और उन्हें फ्रेंडशिप बैंड पहनाया, और उन्हें कहा कि हम इंडिया और यूएई के दरमियान जो ताल्लुकात है मजीद बेहतर होते देख रहे हैं, और जो इंडियन यूएई में रहते हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। मतलब कितनी बड़ी बात है कि यूएई के प्रिंस से खुद ये बात कर रहे हैं कि यूएई में रहने वाले इंडियंस जो हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे उनकी जॉब्स हों या उनके कोई और मसले हों। और अगर हम उसके बरक्स पाकिस्तान को देखें तो आपको पता होगा, एज अ जर्नलिस्ट आप पढ़ रहे हैं, खबरों पे गहरी नज़र रखते होंगे कि यूएई में अब पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ बैन हो गए हैं। वीज़ाज़ नहीं लग रहे। मेरी अपनी फैमिली के कुछ लोग हैं काफ़ी अरसे से तगो-दो कर रहे हैं, लेकिन यूएई में अब पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ लगना बंद हो गए हैं, बल्कि जो पाकिस्तानी यूएई में रह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हो गई हैं। जी बिल्कुल। यूएई के साथ साथ मैं ये भी इंक्लूड करता चलूँ कि सिर्फ यूएई नहीं है, यूके हो या ऑस्ट्रेलिया हो, उनकी जो पॉलिसी है, टर्म्स हैं, वो भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो कर दी गई हैं। और जैसे आपने अपनी फैमिली के बारे में तस्करा किया, तो मैं भी बताता चलूँ कि मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो स्टडी वीज़ा के लिए जो है वो ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाह रहे थे, बट अनफॉर्चुनेट है कि वीज़ा की जो पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान के रिगार्डिंग जो है वो मज़ीद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो है वो उनको भी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो नहीं मिल सकें। अच्छा, आपको देखकर एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न ये अफसोस नहीं होता कि जो एज अ पाकिस्तानी हमें इज़्ज़त और मुकाम मिलना चाहिए था मुस्लिम कंट्रीज़ में, वो हमारा ख़त्म हो गया है? अफसोस तब हो जब हमने देखें किसी भी चीज़ की आपको ग्रीड हो या किसी चीज़ को लेके आपने काम किया हो तो वो आप अचीव ना कर पाएँ, देन होता है। लेकिन इसमें भी अनफॉर्चुनेट है कि हमने मुस्लिम ममालिक के साथ अपने रवाबित उस दर से रखे नहीं, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखे नहीं है कि हम इस चीज़ पे रिग्रेट करें कि हमारे जो है वो अब ताल्लुकात आके या हमारा जो मयार है, एक लेवल है, वो जो है वो आके मुस्लिम ममालिक की नज़रों में कम होता जा रहा है। अगर हम अरसा दराज से देखें तो ये मामला चल रहे हैं कि जो है मुस्लिम जो लोग हैं और स्पेशली जो कम्युनिटी पाकिस्तान से मूव करती है उनको मुख्तलिफ नामों से जो है वो बुलाया जाता है। कुछ लोग टेररिस्ट कहते हैं, कुछ कहते हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा रिग्रेट करने की बात है, क्योंकि हमने जब तरजीह नहीं इस चीज़ पे दी, इतना ज़्यादा फोकस ही नहीं किया। हमें सिर्फ जो है वो शुरू से ही जो है वो रोटी कपड़ा मकान का नारा हो या इस तरह के जो लोग हैं इनकी सोच को सिर्फ वो जो है वो महदूद कर दिया गया कि ज़िंदगी जो है सिर्फ इन ही चीज़ों के गिर्द घूम रही है। सो आई डोंट थिंक कि हमें इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, रिग्रेट करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हमने अचीव करने की कोशिश ही नहीं की।
आपको पता है कि सऊदीया, ईरान और इराक ने कहा है कि हमारी जो जेलें हैं ना वो पाकिस्तानी कैदियों से भर गई हैं। लोग यहाँ पर उम्रा करने और ज़ियारतें करने की गर्ज से आ जाते हैं, लेकिन बाद में यहाँ पर आके गायब हो जाते हैं, भीख मांगने लग जाते हैं, जराइम में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो उन्होंने कहा हमारी जेलें भर गई हैं मुस्लिम कैदी से। और इवन कि आपको शायद पता भी हो कि कुछ दिन पहले फैसलाबाद एयरपोर्ट से एक पूरी बेकारियों का गैंग पकड़ा गया जो कि सऊदीया जा रहा था भीख मांगने के लिए। अब देखें ना, जब भी इस तरह की हरकतें दूसरे मुल्कों में जाकर करेंगे तो हमें तो फिर लोग इसी तरह उल्टे सीधे नामों से पुकारेंगे ना, हमारी क्या इज्जत होगी इंटरनेशनली। बिल्कुल, आपने जो चीज़ें बताई हैं ये बिल्कुल इसमें सच्चाई है, हकीकत है कि हमारे जो यहाँ पे एक्चुअली हमारे यहाँ पे हर चीज़ को ऑर्गेनाइज के लेवल पे जो है ना, ऑर्गेनाइज के लेवल पे जाके जो रन किया जाता है। अगर आपने भिखारियों का तस्करा किया तो बिल्कुल ऐसा है कि ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है जो इन लोगों को जो है वो फंड जारी करती हैं और इनको वहाँ पे भेजती हैं। उम्रा पे लोग जाते हैं या हज के दौरान जाते हैं तो वो इसी तरह के जो है वो काम करते हैं। इवन के टूरिस्ट जो जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं दुबई में या दूसरे ममालिक में, तो उनकी कोशिश यही होती है कि हम जो है वो लीगली जो है वो टूरिस्ट वीज़ा पे जाएँ और वहाँ पे जाके बाद में कुछ लोग जो हैं वो छुप जाते हैं और इलीगल वेज में जो है वो एक्टिविटीज़ करते हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि जो लोग डंकी लगा के जाते हैं तो वो थ्रू आउट जो कंट्रीज़ जिन कंट्रीज़ से वो होते जाते हैं, जो जहाँ पे जो है वो पुलिस पकड़ लेती है, जिसको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो फिर जाहिर सी बात है वो वहीं पे जेल में जो उनको वो कैद के लिए रख लिया जाता है। सर आपका नाम? आबिद हुसैन। क्या करते हैं सर आप? आई एम डायरेक्टर मार्केटिंग इमरान खान फाउंडेशन एंड नमल एजुकेशन फाउंडेशन जी। सर आपको पता होगा कि इंडिया और यूएई के दरमियान दिन ब दिन जो फ्रेंडशिप है, जो ताल्लुकात हैं, वो मजबूत से मजबूतर होते जा रहे हैं। एक खबर निकल कर सामने आ रही है कि इंडिया यूएई से 1,40,000 किलो जो सोना है वो ले रहा है, वो भी विदाउट एनी टैक्स। क्योंकि कुछ दिन पहले इंडिया और यूएई के दरमियान एक डील साइन हुई थी कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो भी ट्रेड होगी, जो भी डील होगी, वो फ्री ऑफ टैक्स होगी, यानी दोनों मुल्क एक दूसरे के ऊपर जो है वो टैक्स लागू नहीं करेंगे। क्या कहेंगे इस डील के हवाले से? और अब जो इंडिया इस डील का फ़ायदा उठाते हुए यूएई से इतनी बड़ी मात्रा में जो है गोल्ड ले रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? बात यह है कि अपना वो टैक्स उसके अंदर इन्वॉल्व हो या ना हो, दैट डजंट मैटर। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जब तल्लुकात देखे जाते हैं ना, तल्लुकात दो चीज़ों में बनते हैं, वो हमेशा इकनॉमिक या किसी वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से होते हैं। ये असल में आपको इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि आप एज नेशन उनके लिए क्या है और इंडिया एज नेशन उनके लिए क्या है, राइट? और अच्छा, अब इंडिया भी इसलिए देख रहा होगा कि वो हमारे लिए क्या कमर्शियल या प्रोफेशनल बेनिफिट हमें दे सके। दैट्स द होल, सारी दुनिया इस पर चलती है। ना कोई किसी का मामू का बेटा है, ना कोई किसी की खाला की बेटी है, वो सिंपली एक ही चीज़ है, हर मुल्क अपने इंटरेस्ट को देखता है। मैं ऑनेस्टली एज पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि शायद हमारी कौम की एज नेशन हमारी नालायकी है कि हमें जिन चीज़ों पर कैपिटलाइज करना चाहिए था हमने नहीं किया। आप माशाल्लाह, ये वो खबर है, सच्ची बात मैंने अभी तक नहीं सुनी जो आप मुझे दे रही हैं, मगर आपने अगर दूसरी बात सुनी हो तो आज से चंद दिन पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि आपके बहुत सारे एसेट्स जो कि आपके पेट्रोल और ऑयल रिजर्व्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, कि वो लोग आपकी वो चीज़ें लेके आपसे जा रहे हैं जो कि लिटरली मुफ्त के भाव हैं। यहाँ पर टैक्स को आप भूल जाए ना, आप तो टैक्स करके मुझे तो हो रहा है कि आप तो उसका सही उसकी तय तक पहुँची नहीं। आप इशू टैक्स नहीं है, इशू ये है कि आप अपनी चीज़ की कीमत क्या लगाते हैं। व्हेन यू सेल चीप तो फिर आप देयर इज़ नो मर्सी, देयर इज़ नो मर्सी। ये दुनिया बहुत जालिम है, ठीक है ना जी। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इट्स नेवर लेट। बात है कि आज भी अगर हम अपना स्टैंड सही कर लें एज नेशन कि हमने अपने मुल्क को कहाँ प्लेस करना है, अपनी इज्जत हमने खुद बनानी है, कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। तो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। अब आप सर देखें कि सिर्फ यूएई नहीं है, अभी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो रशिया के दौरे पर थे और वो रशिया में बड़ी बड़ी डील्स करके आए हैं। स्टॉक की आपने बात की तो स्टॉक मार्केट की मैं बात करूं तो इंडिया जो है वो $4 ट्रिलियन पर खड़ा हुआ है। तो आप देखें कि इंडिया किस किस जगह पे हम इंडिया को बीट करने का सोचें, हर सेक्टर में तो इंडिया हमसे आगे बढ़ चुका है। अब रशिया के साथ उनके ताल्लुकात हद से ज़्यादा बेहतर हैं, चाइना के साथ उनके बेशक जो भी मामला हों वॉर वगैरह के, लेकिन चाइना के साथ भी उनकी डील्स चल रही हैं। फिर उसके अलावा आप अमेरिका को देख लें तो इर्द गिर्द जितने भी बॉर्डर लगते हैं इंडिया के, इंडिया उन्हें यूटिलाइज करे। लेकिन मैं कहती हूँ कि एज अ पाकिस्तानी हमारी बदकिस्मती है कि हमारे बॉर्डर जिन ममालिक के साथ लगते हैं हमारी उनके साथ बनती नहीं है। अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, इंडिया के साथ बॉर्डर लगता है और दोनों मुल्कों के साथ हमारी बनती नहीं है। मैं एक थोड़ी सी बात कहूँगा, बात थोड़ी हार्श है। लाइक मैं आपको नहीं जानता, अभी आपसे मुलाकात हुई, आप मुझे पढ़ी लिखी सुलझी खातून लगी, सो दैट्स वाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक नहीं, देयर इज वे कि आप एक ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं, आपको ड्यू रिस्पेक्ट मिलती है, आपको दोनों एक दूसरे को, ये दुनिया का असूल है। हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है ना, इज़्ज़त किसकी? इज़्ज़त हमेशा दुनिया में होती है एक पढ़े लिखे बंदे की, जो कि नॉलेजेबल होता है और जो कि फैक्ट्स को जानता है, जो इकोनॉमी को जानता है। हम अनफॉर्चुनेटली अगर आप इंडिया से मुकाबला करने से पहले ना, आप मैं कहूँगा 1 मिनट के लिए आप सारी चीज़ों को साइड, कारोबार को, इकोनॉमी को, सब चीज़ों को साइड में रख दें, आप सिर्फ एजुकेशन पे आ जाएँ। जब आपने ओ कहा ना तो आपकी ओ के अंदर सारी चीज़ों का जवाब मिल गया। क्यों? इंडिया ने 1951 में
अपने जो MIT की तर्ज पे इन्होंने अपने जो इदारों IIT जी बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली MIT से इंस्पायर होकर उन्होंने रखा था। उस इंस्पिरेशन का ये एडवांटेज हुआ कि आज इंडिया उस चीज़ का फल खा रहा है। 1991 में जब इंडिया ने अपनी IT इंडस्ट्री को जब बूम देने के लिए आए थे ना, तो देयर इज़ अ बैक। अच्छा, एक मैं बड़ी मिसाल दूं, अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड कप हुआ है, आपने नोटिस किया कि उसके अंदर अपना जो स्पॉन्सर्स थे वो कौन कौन थे? हम सोप बेच रहे हैं, साबुन सोसाइटियों को प्रमोट कर रहे हैं हम। जी, हम सोसाइटी को, और वो किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं? उनकी जो टॉप 4 या 5 बड़े स्पॉन्सर थे वो एजुकेशन से रिलेटेड थे, और ये वो इतनी बड़ा उनका स्केल है, इतना बड़ा स्केल है कि अनइमेजिनेबल। मैं एक और आपको लास्ट चीज़ बताऊं, अभी मैं लास्ट वीक एक न्यूज़ देख रहा था कि हमारी स्टॉक मार्केट, पूरे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की जो वर्थ है ना, वो इंडियन मारुति कंपनी के एसेट्स के बराबर है। यानी मैं और किसी की बात नहीं कर रहा, मारुति भी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। और सर अब आप देखें कि मारुति को हम कंपैरिजन करते हैं अपनी मेहरान के साथ। मैं कह रहा ना, सो एजुकेशन इज़ द राइट थिंग। कौमों की तरक्की जो है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी चीज़ पे फरमाया, कौमों की तरक्की जो है ना, वो एजुकेशन होगी। आपको अपने राइट्स का पता चलेगा और आपको पता चलेगा अपने आप को कहाँ पिच करना है और आपने अपने आप को कहाँ से कहाँ लेके जाना है, और ये एकदम नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। श्रीलंका जो रिसेंट मिसाल है कि बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया इकनॉमिकली, मगर आप श्रीलंका का उसका रेट देख लें उनकी एजुकेशन का, कि वो सबसे पढ़ी लिखी कौम है, 90% ज़्यादा उनका रेट ऑफ उनका एजुकेशन है। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से जी। और जो मकसद जो इस बात करने का ये होना चाहिए कि हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें फरमाया ना, हमें उससे वो एक ही कि वो इल्म हासिल करो, चाहे चीन में जाना पड़े। टेक्नोलॉजी, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जिसके पास इल्म नहीं होगा वो तो कहीं भी नहीं जा सकता। जाहिर है सर 21वीं सदी चल रही है, और 21वीं सदी में मुझे नहीं लगता हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बगैर किसी भी मुल्क के साथ मुआवजा कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो तो दिवालिया होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान अपने जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल है ना, वो काम नहीं कर रहा। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह बढ़ रही है और पाकिस्तान अपने साथी मुल्कों से बहुत पीछे रह गया है। मैं 2 लफ्ज़ों में इसको आपको समअप कर दूँ, हमारी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है ना, क्योंकि फॉरेन रिजर्व्स आता है तो आप तरक्की करते हैं, या आपका कह लेंगे आपका गुजारा हो रहा है, गुजारा ही कहूँगा। आपकी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप इसकी टेक्सटाइल की बात करें ना, आपकी टेक्सटाइल फिनिश गुड्स बनाने के लिए भी ना आपको बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। क्या सबसे पहले मशीन होगी, तो आप मशीनें कहाँ से आती हैं? आपने तो कुछ नहीं बनाया, हमने कुछ नहीं बनाया। आज आपकी सप्लाई वो पीछे से बंद कर देना। सपोज आपको हर एक मशीनें चलाने की, गाड़ी है ना, गाड़ी का कभी मशीन की बात करें, पाकिस्तान में तो सुई नहीं बनती। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, वो इसलिए नहीं बनती। आज गाड़ियाँ आप आ रही है, कोई भी इक्विपमेंट आ रहा, आपका उसकी सप्लाई चेन पीछे बंद कर रहे, आपकी सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। आपको किसी को आपसे लड़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये वो चीज़ है जिस पर आइडिया हमें सोचना चाहिए एज नेशन, कि हमने इस चीज़ से निकलना है। ये कोई इम्पॉसिबल, हमारी माशाल्लाह इज़ ब्राइटेस्ट हमारी नेशन है, हमारे लोग ठीक है, सब ठीक है, सिर्फ वो कहते हैं ना, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरहेज कैसा की। थोड़ा सा इसको हमें उस तरफ लेके आना है। सब कुछ नेगेटिव पे नहीं सोचना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए जो हो गया उसको भूल जाए, आगे का सोचे कि आगे हमने क्या बेहतर कर सकते हैं। आपका नाम? दानिश शहजाद। दानिश, क्या करते हैं? मैंने अभी रिसेंटली A-levels कंप्लीट किया है, अभी रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ मैं। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? कंप्यूटर साइंस में इंशाल्लाह डिग्री कंप्लीट करूँगा और उसके बाद कोई जॉब ढूंढेंगे। आपको पता है इंडिया और यूएई के दरमियान जो ताल्लुकात हैं दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बेहतर होते जा रहे हैं। कुछ अर्सा पहले इंडिया और यूएई के दरमियान एक डील साइन हुई थी कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो भी ट्रेड होगी वो टैक्स फ्री जो है डील होगी, ट्रेड होगी। और अब इंडिया ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए यूएई से 1,40,000 किलो जो है सोना वो लोग ले रहे हैं, जिस पर इंडिया को टैक्स नहीं पड़ेगा। क्या कहेंगे इंडिया की इस डील के ऊपर? बहुत अच्छी डील है इंडिया की, और यूएई के इंडिया के साथ पहले भी रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे हैं माजी से, और पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो यूएई और बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस अपने बेहतर करे। लेकिन हम इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉपुलेशन बहुत आगे इस टाइम चल रही है। उनके अभी रिसेंटली जो स्पेस ऑपरेशंस थे वो बहुत कमाल के थे। और इसके अलावा मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को भी टेक्नोलॉजी और इसमें डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपने बोला कि पाकिस्तान को इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। चले वो तो अभी नहीं हो जाएंगे, आपको नहीं लगता कि इंडिया के साथ भी हमें ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? ज़रूर ज़रूर, मैं चाहूँगा कि इंडिया के साथ हमारी ट्रेड रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो। मसला है कश्मीर को हमें टेबल पे बैठ के सॉल्व करना चाहिए, जो हमारा बिगेस्ट इशू है इस टाइम इंडिया के साथ, और वो सॉल्व होने के बाद हमें अपनी ट्रेड उनके साथ बढ़ानी चाहिए। हमारे साथ चाइना लगता है बिगेस्ट इकोनॉमी, इंडिया लगता है। अगर हम इन दोनों का फ़ायदा उठाएं तो हम बहुत ज़्यादा ट्रेड में आगे जा सकते हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तरक्की हो सकती है। आप अफगानिस्तान भूल गए, अफगानिस्तान का भी बॉर्डर लगता है हमें। अफगानिस्तान पे हमारे ऊपर वेस्टर्न रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत ज़्यादा। अगर अफगानिस्तान के साथ हम रिलेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं
तो बहुत सारी वेस्टर्न पावर्स जो हैं वो हमसे डिसपॉइंट हो जाएंगी। तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा असर है। पाकिस्तान अपने डिसीजन फ्री होकर नहीं ले सकता। अब आप देखें ना कि 70 साल हो गए हमें इंडिया से निकलकर अलग मुल्क बने हुए। 2023 भी आज ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन आज अगर हम इंडिया और पाकिस्तान का मुआवजा करें तो इंडिया ने 2023 में ही आप देख लें कि कितने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं। और अगर हम अपना 2023 उठा के देख लें तो पाकिस्तान में तबाही के अलावा लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती के अलावा हमें कुछ नज़र नहीं आता। वो लोग चांद पर पहुँच गए, उन्होंने अपना सोलर मिशन लॉन्च किया, बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं। और सिर्फ यूएई के साथ नहीं, आप रशिया के साथ देखें, अफ़गानिस्तान के साथ देखें, चाइना के साथ देखें, अमेरिका के साथ देखें, उनके हर एक इर्द गिर्द की कंट्री के साथ जो टाइज हैं वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है मेरी नज़र में पाकिस्तान जिसमें लैग कर रहा है वो ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही है। पिछले 75 साल में एक भी गवर्नमेंट ने अपना टाइम पूरा नहीं किया। जो आता है वो उसे या तो बाद में जेल में जाता है कुर्सी से उतरने के बाद, या फिर वो बाहर मुल्क फ़ॉरेन चला जाता है। तो मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को फ्रीडम दें पाकिस्तान में, ताकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने अगर कोई मंसूबे कर रही है तो उन्हें कंप्लीट कर पाए। नहीं, इंडिया की तरक्की का राज भी यही है कि वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है रही है और वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं की। यहाँ एक भी मार्शल लॉ नहीं लगा इंडिया में अभी तक। तो मैं यही करूँगा दरख्वास्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से कि वो पाकिस्तानी डेमोक्रेसी को फ्रीडम दें ताकि वो आज़ाद होकर फैसले ले सकें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।